वीडियो है वो रिलेटेड है यूपीटीजीडी प्रैक्टिस पेपर से। तो यूपीटीजीडी में जो हमारा चल रहा है वो साइंस का है, और साइंस में हमें पता है 2 सब्जेक्ट मेनली आ रहे हैं, एक तो केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। दोनों के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लगभग अगर मैं एवरेज निकालूं तो मोस्ट ऑफ द पेपर में, मतलब एक पेपर का नहीं, सभी पेपर का कंक्लूजन अगर हम करें तो 60% फिजिक्स है और 40% केमिस्ट्री है। लेकिन ये रेशो 45 to 55 इस तरह का चल रहा है। को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, दोनों ही सब्जेक्ट पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। खैर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये 2021 का है, यानी कि जो लेटेस्ट में हुआ था उससे पहले कभी हुआ था 2019 वाला हुआ था। ठीक है, तो ये तो जो लेटेस्ट हुआ है 2021, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ, तो उसी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 4 मतलब वीडियो 1, 2 एंड 3 ये तीनों आ चुकी हैं, जिसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 50 तक क्लियर किया है। ठीक है, ये तीनों की तीनों यूट्यूब पर हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में वीडियो तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पर, और ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक के आज हम क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन है, बढ़िया कंटिन्यूटी चल रही है उसी पेपर के अकॉर्डिंग, तो वही हमें देखने हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या क्या आपको बताऊँगा, देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन क्लियर कराऊँ उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही लग जाएगा, लेकिन आपको मैं बताऊँगा एक तो टॉपिक और उसकी यूनिट क्या है, मतलब वो कौन से टॉपिक से आया और कौन सी यूनिट से आया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसका पॉसिबल क्वेश्चन और क्या बन सकता है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपको क्या लगे एक क्वेश्चन की पूरी डिटेल आपको क्लियर हो जाए। इवन वो देखते हैं, विच मिरर इज़ बेस्ट सुटेड टू फोकस पैरेलल रे एट ए पॉइंट। इनमें से कौन सा मिरर सबसे बेस्ट है पैरेलल रे को एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए। देखिए, पैरेलल रे को एक पॉइंट पे फोकस करना है, बात की जा रही है मिरर की, किसकी, मिरर की। तो जाहिर सी बात है वो मिरर जो होगा वो स्फेरिकल में होगा। ठीक है, स्फेरिकल मतलब गोलीय, गोलीय होगा। लेकिन एक बात है, इन्होंने पूछा है बेस्ट सूटेड, तो कितना गोल, मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो कितना गोल। ठीक है, एक और बात, इसने स्फेरिकल के दोनों दे दिए, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। देखिए, कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूँ और कॉन्केव की अगर बात करूँ तो दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम देखें तो इनकी जो रे फॉर्मेशन है और जो इनका बिहेवियर है वो बहुत ही अलग होता है। कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स पे अगर कोई भी पैरेलल बीम आती है, ठीक है, तो इसको ये डाइवर्ज कर देता है, इसको ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये फोकस नहीं करता, ये डाइवर्ज करता है। ठीक, ये हमारी कौन से मिरर की खास बात हुई, ये कॉन्वेक्स की हुई। अब कॉन्केव की अगर बात करते हैं तो कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्केव सॉरी, ये एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, चाहे कितनी भी रेज आए लाइट की, और वो अगर पैरेलल हैं तो वो इन सबको एक ही पॉइंट पे फोकस करा देगा। समझ रहे हैं ना बात, तो ये एक पॉइंट पे फोकस करा देगा। तो खैर, हमें ये तो पता लग गया कि कॉन्केव की कंडीशन इसमें होनी चाहिए, कॉन्केव की कंडीशन होनी चाहिए टू फोकस ऑन ए पॉइंट। एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए जो मिरर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, कॉन्केव होना चाहिए। एक बात क्लियर है, लेकिन इन्होंने अब कहा कि बेस्ट सूटेड कौन सा है, क्योंकि 2 ऑप्शन और इसमें इतने अलग दे रखे हैं, तो उनकी वजह से इसमें कन्फ्यूजन रहा दैट हाइपरबोलिक की जो होना चाहिए अति परवलयाकार होना चाहिए या फिर परवलय पैराबोलिक होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा इसमें ज़्यादा बेस्ट है। तो हाइपरबोलिक में क्या होता है, जो हमारा बनता है वो लगभग हाइपरबोलिक में कैसा बनता है, ऐसा बनता है, इस तरह से जाता है। और अगर हम पैराबोलिक की बात करें तो वो इस तरह होता है। ठीक, अब ये वाली जो कंडीशन है ये ध्यान दीजिएगा, ये पैराबोलिक की मैं अगर बात करूं, ठीक, तो जो पैराबोलिक पाथ होता है आपको पता है इसमें फोकस के चांसेस ज़्यादा हैं, ये बेस्ट सूटेड होगा, क्योंकि ये सारी की सारी पैरेलल रेस को चाहे वो किसी भी पॉइंट से टकराए उनको एकदम फोकस करेगा बहुत अच्छे तरीके से, इस तरह से। तो एक ही पॉइंट पे फोकस इन्हें कर देगा। तो इसका जो आंसर आता था, इसका आंसर आया है डी, पैराबोलिक, परवलयाकार। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो 52 क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ। ये कह रहा है जो न्यूटन्स का लॉ आया था कूलिंग का, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में है। ठीक है, तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम,
दूसरा है स्टीफन लॉ, स्टीफन का नियम, तीसरा है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम, और फोर्थ है जीन्स लॉ, जीन का नियम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आया है वो एक्चुअली थर्मोडाइनमिक्स या फिर आप कहें तो हीट से आया है। ये टॉपिक कौन सा हीट वाला टॉपिक है, उसी में ये सब है। ठीक है, वीन्स का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ, वो सब उसी में है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसका क्लोजनेस है, मतलब कौन से लॉ में चलता है, तो इसका जो आंसर है यस, वेरी गुड, स्टीफन लॉ का बिल्कुल एग्जैक्ट है। स्टीफन लॉ क्या होता है, बता सकते हैं स्टीफन लॉ क्या होता है? देखिए स्टीफन लॉ किसके बारे में बात करता है, पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, क्योंकि स्टीफन लॉ वैसे तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक तो ये डिपेंड करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, क्योंकि हमें पता है ब्लैक बॉडी एकमात्र ऐसी ऑब्जेक्ट है, एक आदर्श ऑब्जेक्ट है जो हर टाइप की रेडिएशन को तो इमिट कर सकता है, इमिट एवरी टाइप ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जितनी भी टाइप की रेडिएशन है उनको इमिट कर सकता है एंड एब्जॉर्ब भी कर सकता है। एवरी टाइप ऑफ रेडिएशन कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब। ओके, सारे टाइप के रेडिएशन को क्या कर सकता है, इमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इतनी बात क्लियर। सेकंड थिंग्स, अब ये लॉ क्या है, स्टीफन लॉ इज सेइंग दैट द रेडिएशन इमिट बाय a black body is directly proportional to the fourth power of the temperature, directly proportional to the fourth power of टेम्परेचर, जो भी उसका टेम्परेचर है, जितना भी टेम्परेचर उसको दिया गया उसकी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज ई। अगर हम माने कि जो रेडिएशन निकली है ई है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी T⁴ के। ठीक है, इट्स ओनली थिंक अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टीफन लॉ आता है वो आता है E = सिग्मा T⁴, और इससे एक क्वेश्चन और आया हुआ है इसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टीफन लॉ। अब ये तो स्टीफन लॉ आ गया, खैर स्टीफन लॉ डिस्कस करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, तो हमें पता लग गया। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, ये किसके बारे में डिस्कस करता है। So it states that the rate at which a body loses heat is directly proportional to the difference in the temperature। भाई बात तो वही है ना, उसने कहा कि एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन निकाल रही है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उसमें से रेडिएशन निकलेगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी वही बात तो कह रहा है, एक बॉडी ने जो हीट रिलीज़ की है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, उसके टेम्परेचर में उतना ही डिफरेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ हीट को रिलीज़ कर रही है अपने अंदर से तो उसका टेम्परेचर कम होगा, दैट इज़ डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस इतनी ही तो बात है। तो ये चीज़ इसके डायरेक्टली कनेक्शन में है। सो बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, जब भी कोई चीज़ होती है बॉडी और सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक्स में चलता ही है। बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल बॉडी। ओके, एंड द सराउंडिंग, जो भी उसके आसपास का एरिया है वो सारा सराउंडिंग कहलाता है। सो द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस फास्टर इज द रेट ऑफ कूलिंग। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उसने लॉस कर दिया, ओके, उतनी ज़्यादा उस पर कूलिंग हो गई, बस। ठीक है, इसी तरह से सेम रेडिएशन, मैंने कहा ना ब्लैक बॉडी दोनों तरह के काम कर रहा है, रेडिएशन को इमिट भी कर रहा है और रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर वो इमिट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर जो होगा ड्रॉप होगा, वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ के, बस। इसलिए ये दोनों आपस में एक तरह से कनेक्टेड है, बट अलग अलग हैं, ये भी ध्यान देना, ये अलग अलग हैं। न्यूटन्स कूलिंग के बारे में बात करता है और ये जो स्टीफन लॉ है जस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करता है। एक बात बता दूं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके जो सिलेबस दिया हुआ है TGT का उसमें लिखा हुआ है, इसलिए स्टीफन लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया। ओके, ये बहुत ही अलग था, अलग भी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही टिपिकल था, नहीं, ये एक क्वेश्चन ऐसा था, जनरली इसका फॉर्मूला जो होता है ना हम लिखते नहीं हैं, फॉर्मूला हम लिखते नहीं हैं। चैप्टर कौन सा था, ये था लाइट वाला चैप्टर, और लाइट वाले में ये रिफ्रैक्शन वाले पार्ट से आता है, सिर्फ और सिर्फ जो रिफ्लेक्शन आता है ना वो। ओके, तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या किया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, देखो A μW लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पता है क्या है, इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये बात कर रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए जो सिंबल है वो किसका है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो A μW जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/3, यानी वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप सब सिंपल भी कह सकते हो, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। ओके, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। अब इन्होंने कहा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है। दो चीज़ें हमें दे दी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है तो। सो व्हेन लेंस प्लेस्ड इन द एयर हैज़ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जब एक लेंस को, ठीक है, अब लेंस किसका बना होगा, कांच का बना होगा, तो कांच के बने लेंस को जब हवा में रखा जाता है तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है सिर्फ 10 सेंटीमीटर है।
कितनी है? सिर्फ 10 सेंटीमीटर। सो दे आर सेइंग दैट व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इफ प्लेस्ड इनसाइड द वाटर। अब अगर उसी लेंस को उठा के पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि जो वाटर है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और जो गिलास है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक तरह से क्या कनेक्शन है। ठीक है, दोनों में क्या कनेक्शन हम बना सकते हैं, तो हम फोकल लेंथ का भी उसमें निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब हटके है, रूल से हटके है ये। एक दो फॉर्मूला इसका ऐसा है जो जनरली फॉलो नहीं होता। तो इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और इसमें दो फॉर्मूले क्यों लगे वो भी एक्सप्लेन करूँगा, तो समझिएगा ध्यान से। तो हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सबसे पहले तो ये देखो फॉर्मूला जो होता है ना इसमें फोकल लेंथ निकालने का, वो होता है म्यू 1 अपॉन एफ इजिकल म्यू 1 अपॉन म्यू 2 -1 इंटू 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। अब इन चीज़ों को समझिए। देखो ये जो फोकल लेंथ मैंने लिखी, ये वो फोकल लेंथ है जिस मीडियम में हम निकाल रहे हैं उसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, तो F क्या है? फोकल लेंथ इन द मीडियम, इन द मीडियम। ओके, जो भी मीडियम की हम निकाल रहे हैं वो। ठीक, अब इसमें म्यू 1 क्या है? ध्यान देना, इसमें म्यू 1 आपको क्या रखना है? म्यू 1 आपको रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। जो लेंस का मटेरियल है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना है, जो जिस मटेरियल का बना हुआ है। अब जनरली हमारा किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है, तो कांच वाला ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब म्यू 2 क्या रखना है? म्यू 2 क्या रखना है? म्यू 2 रखना है वो वाला जो हमारा जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, जिस भी चीज़ में वो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये यहाँ आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया कि इसमें मटेरियल का ऊपर है और मीडियम वाला नीचे है। ठीक, और -1 तो उसमें है ही फॉर्मूला। अब 1 अपॉन R1 क्या है? R1 है रेडियाई। देखो कोई भी लेंस होता है हमें पता है उसकी दो रेडियस होती हैं, क्योंकि एक लेंस मान लो मैंने बनाया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हमें पता है इसके दो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलते हैं, दैट इज हम F2 और F1 बोलते हैं। पता होगा ये तो, इसको F1 बोलते हैं, इसको 2F1 बोलेंगे, इधर वाले को F2 और 2F2 बोलेंगे। तो ये जो दो पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, इसे ही हम एक साइड वाले को R1 कह सकते हैं और दूसरी साइड वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक हम R2 कह सकते हैं, मतलब यहाँ तक। ओके, तो R1 और R2 इनकी रेडियाई होगी। तो ये पूरा सिस्टम है। ठीक, अब मैंने यहाँ पे इसलिए मटेरियल लिख दिया, मैंने ये नहीं लिखा मीडियम 1 मीडियम 2, नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि मटेरियल का है या मीडियम का रखना है, तो आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का कितना है? 4/3 है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? हम फॉर्मूला बना सकते हैं दैट फोकल लेंथ इन द एयर। फोकल लेंथ इन द एयर, एयर क्या है मुझे बताओ? एयर क्या है? मीडियम है। ठीक है, अब मीडियम है तो मीडियम मटेरियल क्या था? यहाँ मटेरियल क्या है? ग्लास है कि नहीं है? तो क्या रखूंगा मैं, मुझे बताओ। म्यू 1 कितना है? 3/2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1, और माइनस कर लो 1। इज इट ओके? भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना लेते हैं? 1 ही तो लेते हैं। एयर का वैक्यूम का अगर नहीं दिया है तो हम 1 लेते हैं। तो 3/2 अपॉन 1 - 1 और इंटू हो गया 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2, क्योंकि 1 अपॉन ये जो R1 R2 है ये हमें नहीं दिया गया है। जब तक हमें फोकल लेंथ नहीं मिलती इनको हम निकाल भी नहीं सकते, तो इन्हें एज इट इज रख लेते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट केस फॉर द FA, मतलब कि फोकल लेंथ इनटू द एयर हमें पता है, लेकिन अभी हम रखेंगे नहीं। ठीक, और हाँ ये 3/2 ही हो जाएगा फिर, तो ये भी लिख देता हूँ। 1 अपॉन FA इज इक्वल 3/2 - 1 इंटू 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2, और क्या हो जाएगा? और ये आगे हो जाएगा दैट 3/2 - 1 दैट इज 1/2 इंटू 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। ये हो गई अब इक्वेशन 1। ऊपर वाले को हटा देते हैं, नीचे वाले को लिख लेते हैं। अब ये तो हमारी F1 हुई। अब बात करते हैं दूसरी की। ठीक है, वाटर में क्या है? केस 2, तो 1 अपॉन FW। ठीक है, म्यू 1, अब मुझे बताओ म्यू 1 क्या आएगा? म्यू 1 की वैल्यू क्या आएगी? म्यू 1 की वैल्यू क्या आएगी? 4/3 आएगी, 3/2 आएगी? खुद बताओ, मैंने अभी अभी बताया था म्यू 1 क्या है। म्यू 1 क्या था? मटेरियल था ना, मटेरियल था म्यू 1। 3/2 आनी चाहिए कि नहीं? ऊपर, नीचे क्या आएगी? 4/3 और -1 -1 और इंटू में वही 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। ठीक, तो यहाँ से ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला आप सॉल्व करोगे ना, 1 अपॉन FW दैट इज फोकल लेंथ इनटू द वाटर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 8 आ जाएगा। 1 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन R1 - 1 अपॉन R2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप सॉल्व करें तो आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं।
इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1/FA/1/FW इज इक्वल 1/2 अपॉन 1/8 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 एंड सेम बिलो 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये तो कैंसिल आउट होगी टर्म्स पूरी की पूरी, तो हमारे पास बचा FW/FA इज इक्वल 8/2, यस और नो। तो ये आ गया 4, वेरी गुड। तो जब हमें पता लग गया कि FW/FA बराबर 4 आ रहा है, तो क्या हम FW निकाल सकते हैं 4 इंटू FA से। अब फोकल लेंथ इंटू एयर कितना है 10 सेंटीमीटर विच इज़ गिवन, तो FW कितना आ गया 40। तो अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया खास, मैंने आपको ये बताया जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता था, जो नहीं आप पता लग रहा था कहीं भी, आप नेट पे ढूंढेंगे शायद ना मिले, कि इसमें μ1 क्या रखना था और μ2 क्या रखना था। क्योंकि जनरली मैं देखो अपनी ओर से मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से हैं वो मैंने एक्सप्लेन की, लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन लेवल की बुक लाओगे ना, उसमें वो बताएगा नहीं कि μ1 कहाँ से रखा और μ2 कितना है। वो जनरली क्या करेगा, जैसे मैंने तो 3/2/1 रख के बताया यहाँ पर, इस चीज़ को देखो ना, सबसे पहले पॉइंट को, इस पे ये वाला मैंने 3/2/1 रखा हुआ, वो डायरेक्टली 3/2 रख देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे रख दिया। वो नहीं है, हमें उन चीज़ों को भी समझना है, हमें आगे भी तो क्वेश्चन करने इन फ्यूचर, इसलिए ठीक है। तो वही कन्फ्यूजन होता है, वही दूर करने हैं, कन्फ्यूजन ही तो दूर करने हैं कि चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, कभी भी आप एक चीज़ करें, मैं ये नहीं कहता हूँ 100% कि बहुत अच्छा मैं करा रहा हूँ, आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, किसी भी कंपटीशन लेवल की बुक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम सब क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं सर्च करते हैं, आप ना नेट पे जाके सर्च करके केवल फॉर्मूला देखो, फिजिक्स में खासकर एक फॉर्मूला देखो, और फिर उस फॉर्मूले से सारी चीज़ें अपने हिसाब से रखो और आंसर निकालो, सारी चीज़ें। मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला देख ली तो आंसर भी देख लिया, बस फॉर्मूला देख लो कि फॉर्मूला ये है, अब मैं अप्लाई करूँगा। आपको बेस्ट तरीका ये मिलेगा कि उसने चाहे कितना भी शॉर्टकट मारा हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो 54 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये हमारा किससे आया है, ये सर्किट देख के पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिसिटी से है। सो इन द सर्किट बिलो बैटरी बी हैज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 2 वोल्ट। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह दे, वोल्टेज कह दे, बात है कि तो हम इसे वोल्टेज कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं, एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, और जो सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द करंट आई टू बी मैक्सिमम। ये कह रहे हैं आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कि जो आई हो, करंट जो हो वो मैक्सिमम हो जाए, ये जो आई है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करना, देखो इसमें ना कोई भी कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं थी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं आपको कहता हूँ, ये ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नॉट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्चुअल है, क्यों है, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको कुछ रखना ही नहीं है। अगर रखने बैठ गए पूरे दिन हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं होगा। कितनी वैल्यू निकाल सकते हो मैक्सिमम में, 2 4 10 15, उस तरह का मैक्सिमम निकालना है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमें आई मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ आर और आई में क्या रिलेशन होता है, हमें पता है वी आर इज इक्वल वी अपॉन आई होता है कि नहीं, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हमें सिंपल सा रिलेशन पता है। तो यहाँ से हमें इस चीज़ को भी क्लियर होगा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आई घटता है, बट हमें यहाँ पे आई ज़्यादा चाहिए, जब आई ज़्यादा चाहिए तो आर को कम करना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, आर की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, ओके, सबसे कम, तब आई सबसे ज़्यादा होगा, बस। तो इसने कहा 1 ओम का तो यहाँ लगा हुआ है, 0.5 सर्किट का है, अब उससे भी कम कर दो, तो कितनी कर सकते हो, दैट इज़ 0, उन दोनों से कम कर दो ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है 0, कि अगर ये रेजिस्टेंस हमारा 0 हो जाए, दैट इज रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जितना लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने एक भी रेजिस्टेंस और जोड़ा वो इसको फ़र्क करेगा ही करेगा। सो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, तो देखिए पता लग रहा था, ठीक है। सेकंड थिंग, एक और चीज़ बताता हूँ, आगे के लिए जरूरी नहीं है कि वो 0 आपको ऑप्शन में दे, है ना, वो अगर मैक्सिमम पूछता है तो इसमें कुछ और भी आंसर दे सकता है। सो आपका क्या होगा, अगर उसने पूछा है ना कि आई मैक्सिमम करनी है, तो रजिस्टेंस जो सबसे कम वाला होगा उसी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात को याद रखना। ओके, नाउ 55 क्वेश्चन, इफ़ द हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम, दीज आर द क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा क्वेश्चन किससे आया, केमिस्ट्री से आया है। केमिस्ट्री में अगर हैलाइड और कैल्शियम की बात करें तो ये हम बात कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 में एंड ग्रुप नंबर 17 में, दोनों को ले लो, ठीक है, दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप 2 का मेटल है और 17 का नॉन मेटल है, हेलोजेंस। सो द हैलाइड ऑफ द कैल्शियम आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, द करेक्ट सीक्वेंस विल बी। ये कहना है कैल्शियम के जो हैलाइड्स हैं अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में करें तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा? चलो भाई ये बताओ। सी, ओके, अच्छी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। CaF2 CaCl2, ठीक है। आपने इसमें लगाया होगा कि जितना बड़ा कंपाउंड उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना? यही तो है, सिंपल सी बात है, इसमें तो इंक्रीजिंग मास एंड इंक्रीजिंग वाटर, ठीक है। लेकिन गलत है। अब आप कहेंगे सर गलत क्यों है? ध्यान देना, हैलोजन में ये कंसेप्ट उल्टा है। हैलोजन्स में ये कंसेप्ट उल्टा है। अगर सेम मेटल है और उसके साथ हैलोजन्स आ जाएंगे तो आपका कंसेप्ट अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो फ्लोरीन है वो आयोडीन से ज़्यादा किसी भी चीज़ के साथ जुड़ सकता है। दो कारण हैं, एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज छोटा है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, तो जिसके भी इलेक्ट्रॉन आते हैं ये उसको ज़्यादा बांध के रख सकता है। पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो Ca और F2 के बीच का बॉन्ड हम आयनिक बॉन्ड सोच के चल रहे हैं, वो आयनिक होने में ये बात है कि उसकी आयनाइजेशन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। वो उसको एक तरह से कोवेलेंट में कन्वर्ट कर देगा। वो कहेगा भैया लेके मत जा, मुझे ही दे दे, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, विच इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। एक कारण समझ में आया? पहली चीज़ कि जो Ca और F2 है इसका जो साइज़ है वो मैटर करता है। एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरा एक और कंसेप्ट इसमें चलेगा, वो कंसेप्ट ये चलेगा कि जो फ्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और आयोडीन की अगर मैं बात करूँ तो वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरी बात आयोडीन का साइज़ बड़ा हो गया तो वो इतना अच्छे तरीके से नहीं जुड़ेगा। अगर मैं आपको बात करूँ, सोच के देखो, कैल्शियम है इतना सा, ठीक है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आयोडीन इतना बड़ा और आयोडीन दूसरा इतना बड़ा, तो क्या ये इफेक्टिव बॉन्डिंग करेंगे? नहीं करेंगे। जबकि अगर कैल्शियम इतना है, एक फ्लोरीन इतना, दूसरा इतना, तो इफेक्टिव बॉन्डिंग है, इसे हम कह सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि जो मोलिकुलर थ्योरी है, चैप्टर नंबर 4 आता है केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 में, उसके अकॉर्डिंग मैंने समझाया। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर कर देगा। तो हाँ, ध्यान देना, हेलाइट्स में जो सबसे छोटा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है हेलाइट्स में। एक बात क्लियर होगी। सेकंड थिंग, अब और कहाँ ये चीज़ें डिफ़र करती है? और चीज़ें डिफ़र करती हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स? रिप्रेजेंटेटिव। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से लिया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आप? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे ही हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हम शुरू करते हैं पीरियड नंबर 2 से। फर्स्ट को तो छोड़ दो, उसमें तो दो हैं, हाइड्रोजन हीलियम, उन्हें छोड़ के पीरियड नंबर 2 से बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जो होते हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जनरली इनके भी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बाकी सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो इनके बाकी मेंबर हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। कारण यही है क्योंकि साइज इनका बहुत छोटा होता है, कोवेलेंट बॉन्डेड होता है और स्ट्रांगली ये एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और देखने में तो ऐसा लग रहा था कितनी ज़्यादा केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी, बट केमिस्ट्री से ज़्यादा ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का है, चैप्टर बता देता हूँ, चैप्टर नंबर है 2 क्लास 11th। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी कह सकते हैं, वैसे बॉन्डेड है लेकिन आयनिक रेडियस वगैरह सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाती है तो उसी से रिलेटेड है। तो ये कहते हैं Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव बोथ हैव द आयन सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन 1s2 2s2 2p6। दोनों का होना ही है क्योंकि अगर हम सोडियम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और अगर F नेगेटिव की बात करूँ तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फिगरेशन भी सेम हो गया दोनों का, 1s2 2s2 2p6। ओके, नाउ but the ionic radius of the sodium ion is only 0.691 times that of the F negative ion। ये कह रहे हैं जो रेडियस है सोडियम आयन की, ठीक है, वो कितनी है? 0.691 टाइम्स है किसके? F आयन के, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं F आयन में क्या करूँ, 0.691 की मल्टीप्लाई कर दूँ रेडियस ऑफ फ्लोरीन में तो वो सोडियम के इक्वल हो जाएगी। उसने तो कहा है, ठीक है। अब देखो दोनों की रेडियस, यदि उनकी आयनिक त्रिज्याओं का योग 231 पिकोमीटर है, इफ़ द सम ऑफ देयर आयनिक रेडियस इज 231, यानी कि सोडियम में और फ्लोरीन की जो आयनिक रेडियस है इनका जो सम है वो 231 पिकोमीटर है। तब हमें किसकी बतानी है? फ्लोरीन की बतानी है, ठीक है, आयनिक रेडियस फ्लोरीन की बतानी है। तो रख लो, देखो इसको रख लो सोडियम की जगह, तो 0.691 रेडियस ऑफ फ्लोराइड प्लस रेडियस ऑफ फ्लोराइड इज इक्वल 231 पिकोमीटर। तो रेडियस ऑफ फ्लोराइड 0.691 है और ये 1 है, तो ये हो गया 1
1.691 रेडियस ऑफ फ्लोराइड दैट इज इक्वल टू 231. तो आर एफ नेगेटिव विल बी 231 डिवाइडेड बाई 1.691 पिकोमीटर, जो कि इक्वल इसमें आएगा लगभग 136 के. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए. तो मैंने बताया ना अभी कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रेडियस वगैरह निकालने से ज़्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन था. खैर, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या लगे, इसमें क्या आगे आ सकता है, क्या ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो ये आयन्स आए थे, ये कैसे आयन थे? बताओ कैसे आयन थे? ये आयन था सिंपल वाला, मतलब जिसमें एक ही मेटल है, एक ही नॉन मेटल है. ऐसा नहीं था जैसे अभी CaF2 में आया था, ऐसा तो नहीं था ना. अगर वो आ जाए तो क्या करोगे? ध्यान देना, उसमें क्या करोगे? उसमें भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा. उसमें ये 2 मल्टीप्लाई ऑफ F1 मत करना, यही चलेगा. क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर Ca के साथ F जुड़ रहा है तो रेडियस ये भी और ये भी दोनों बराबर ही तो हैं, अलग नहीं है. और दोनों को एक भी मत कर देना कि 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ करो, नहीं, जरूरत नहीं है, वो गलत कर देगा. ठीक है, ये कंसेप्ट मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया. चलता है क्वेश्चन नंबर 57 पर. द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर. इनमें से कौन सा तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है? ये बहुत अच्छा है और इजी है. ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ NCERT के बेस पे, तो NCERT के बेस पर ये क्वेश्चन क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 से है, रेडॉक्स वाले से. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन से है. लेकिन अगर हम सिंपल देखें तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट है. ठीक है, उसमें से भी आया है. सो इनमें से कौन सा तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या कभी प्रदर्शित नहीं करता? वो है फ्लोरीन. ये ध्यान देना, कौन है वो? फ्लोरीन. फ्लोरीन हैज़ ऑलवेज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा इसकी नेगेटिव होती है. इसकी आप कभी पॉजिटिव नहीं रख सकते. ठीक है, इसकी कभी भी पॉजिटिव नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट्स वाई इट ऑलवेज हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नाइदर पॉजिटिव, नेवर पॉजिटिव. ठीक, अब बात करते हैं. देखो, एक कंपाउंड मैं आपको बता दूं जो सबसे जनरली पूछा जाता है इसी में, अगर हम फ्लोरीन की ही बात करें तो OF2 और O2F2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है दैट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों में बतानी है. अब हम क्या करेंगे, जनरली हम ये सोचेंगे कि जो ऑक्सीजन का है हमें याद कराया जाता है -2 है तो वही रख लो, नहीं, गलत हो जाएगा. यहाँ क्या करना है कि जो F है उसे नेगेटिव ही रखना है, ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो OF2 में और O2F2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है ना, वो पॉजिटिव में आता है. O2F वाले में कितना आएगा बताओ? इसमें तो आएगा +2, और नीचे वाले में कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? वो आएगा +1. ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है कि फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, चाहे ऑक्सीजन के साथ ही क्यों नहीं जुड़ जाए. कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ है तो हम ऑक्सीजन को नेगेटिव नहीं रखेंगे, -2 नहीं रखेंगे, प्लस वाली ही उसकी निकालेंगे. और F को माइनस ही रखना है, तो F को तो हमेशा माइनस ही रखना है, कभी प्लस नहीं हो सकता. ठीक है, बाकी इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की -3 होती है, सल्फर की -2 होती है, फ्लोरीन की मैंने बताया -1, क्लोरीन की भी -1. लेकिन जो फ्लोरीन है वो ऑलवेज -1, क्लोरीन की -1 भी होती है, +7 तक चली जाती है. ठीक है, सल्फर की अगर बात करें तो -2 होती है, +6 भी होती है. और फॉस्फोरस की अगर बात करूँ तो -3 +5 भी होती है, +3 भी होती है. 2-3 स्टेट हैं इसकी. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 58 पर. द टू फोर्सेस F एंड द -3F एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर. दो फोर्स है, एक दूसरे से D डिस्टेंस की दूरी पे वर्क कर रहे हैं. एक तो है F, ठीक है, और एक है -3F. जब एक ऊपर गया तो -3F वाला नीचे जाएगा. ठीक है, 3 डंडे खींचता हूँ ताकि ये बता सकूँ 3 गुना फोर्स है. ठीक, दिस इज इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ये किसके बराबर है हमें बताना है, इसमें क्या कंडीशंस हो रही है. ठीक है, एक तरह से सिस्टम हो गया. मतलब मैं इसको कैसे बना के दिखाऊंगा, देखो सुनो. मान लो एक डंडा है, इस तरह से एक ब्लॉक है, और ये किसी एक ऐसे पेज पर टिका हुआ है जो रोटेट कर सकता है ना. भाई अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स मोशन तो जनरेट करेगा. अब हम ये मान लेते हैं कि ये इस सेंटर पॉइंट से अपने एक्सिस पर घूम सकता है, इट कैन बी रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, इस तरह से घूम सकता है. तब क्या होगा, इस पर एक फोर्स तो लग रहा है ऊपर की ओर, ऊपर मान लो, नीचे मान लो, कैसे भी मान लो, उस फोर्स को मैंने माना F. अब अगर ये F एक साइड लग रहा है तो माइनस के कारण, भाई -3F दिया है तो इसका मतलब है कि जो दूसरा फोर्स लग रहा है, सेकेंड फोर्स, वो -3F का लग रहा है, यानी पहले वाले से 3 गुना ज़्यादा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू द माइनस. ओके, इतनी बात तो
ठीक है। अब एक बात समझो, एक साइड F है, दूसरी साइड उसका 3 गुना है, अपोजिट में है। ये सिस्टम बैलेंस पे या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो हमें पता है इसमें टॉर्क जनरेट होगा, जिसे हम कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, इसमें बल आघूर्ण लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बल के कारण कोई चीज़ घूम रही है, जिसे हम कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, भाई फोर्स लग रहे थे तभी तो ये घूम रहा है, तो बल आघूर्ण जनरेट हो जाएगा। अब बल आघूर्ण कितना होगा मुझे खुद बताओ, क्या वो नीचे वाले के कारण घूमेगा या ऊपर वाले के कारण? एक चीज़ समझो, वो हमेशा जो घूमेगा वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से नीचे को तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसका मेन रिजल्ट होगा वो एफ वाले को ऊपर लेके जाएगा, है ना, एफ वाले को ऊपर लेके जाएगा, जो कि पॉजिटिव कंडीशन है, जो हमारे लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक, तो जब वो एफ वाले के लिए जाएगा तो जो टो हो गया वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ इंटू डी के। किसके इक्वल होता है? एफ इंटू डी, फोर्स मल्टीप्लाई द डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस जो भी इन पॉइंट के बीच है वो, तो एफ इंटू डी हो गया। समझ गए ना बात? तो एक तो इसमें क्या जनरेट हो रहा है? बलयुग्म, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक ज़्यादा एक कम है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो बलयुग्म तो लगना ही लगना है। तो एक तो बलयुग्म हो गया। अब मुझे बताओ टोटल फोर्स कितना है सिस्टम पे? टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? दोनों को जोड़ दो, -3F + F, दैट इज -2F। तो दो चीज़ आ गई, एक तो नेट फोर्स हमें मिल गया -2F का, और एक बलयुग्म भी मिल गया, दैट इज F इंटू डी, क्योंकि F और D की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो D, दैट नेट लीनियर फोर्स ऑफ -2F एंड नेट कपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, बलयुग्म वाला आघूर्ण उस पर रहेगा, F इंटू डी वाला। ओके, F इंटू डी वाला बलयुग्म आघूर्ण रहेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? D। इसी तरह का एक और क्वेश्चन इसमें और आया हुआ है इसी एग्ज़ाम में, मैंने करा दिया वो, इससे पहले की वीडियोस में है, वीडियो नंबर 3 वगैरह में मिल जाएगा। उसमें क्या था, उसमें ना पार्टिकल्स का मास दिया हुआ था, पार्टिकल्स का मास दिया हुआ था, और उस मास के अकॉर्डिंग हमें बताना था। तो भाई मास अगर है तो मास भी तो फोर्स ही जनरेट करता है भाई, मास इंटू अगर मैं एक्सेलेरेशन लगा दूँ तो वो फोर्स के इक्वल है, तो मास के कारण भी फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे मास की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग फोर्स वर्क करता है। ठीक है, क्लियर? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये है हमारा इंटरमीडिएट स्पेसिस से। देखो चीज़ें वही होती हैं, अब मैं आपको अगर बताऊं तो आप कहोगे सर ये कंसेप्ट तो आपने समझाया ही नहीं होगा, इंटरमीडिएट में नहीं कराया। तो ठीक है, मान लेता हूँ कि शायद ये कंसेप्ट ना हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन कराने का फ़ायदा क्या होता है? क्वेश्चन कराना ही इसलिए पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस शीट, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, उसका रीज़न ही यही है कि जो कंसेप्ट हमारे थियोरटिकली नहीं हो पाते वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कैन एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड? इसमें से कौन सा स्पेसिस ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम करता है? अब ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड की अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं? विच कैन लॉस H पॉजिटिव आयन। और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन से होते हैं बताओ? विच कैन गेन H पॉजिटिव आयन। ये तो है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमें ये देखना है इनमें से कौन सा है जो H प्लस को लॉस कर सके इन सब में। अब H प्लस को लॉस कौन कर सकता है? कैटायन या एनायन? पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला या फ्री रेडिकल? H हमेशा जब निकलता है जब उसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले। हाँ, H निकल के भाग जाता है जब उसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले। अब इलेक्ट्रॉन जो है जनरली यहाँ सारे कार्बन पे ही है। ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप भूल गए तो रिवाइज करो। देखो, हाइड्रोजन कब निकलता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिटी जो जनरेट होती है वो हाइड्रोजन के निकलने के कारण होती है। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन से निकल के जाए, चाहे इन वाले ग्रुप से निकल के जाए, ये हमारे एल्किल ग्रुप है, एल्किल एनाइंस है और कैटाइंस है, तो चाहे इनकी बात करें, एसिडिटी केवल तभी होती है जब उसमें से H पॉजिटिव निकल जाता है, पहली बात। ठीक है, अब कब H पॉजिटिव कब निकलेगा? किसी भी कंपाउंड से अगर H पॉजिटिव निकल रहा है तो उसका केवल एक रीज़न होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है O और H के बीच जब ये बॉन्डिंग सिखाई थी इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह में, उसमें कि H केवल तब निकलता है जब उसके इलेक्ट्रॉन को छीन ले, जब उसके इलेक्ट्रॉन को छीन ले। और इलेक्ट्रॉन छीनने वाला यहाँ कौन है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन, उसके अलावा कोई है ही नहीं भाई। इस पर कोई भी इंडक्टिव स्पेसिस नहीं लगी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा हुआ ही नहीं है, इस पर कोई सेल नहीं लगा हुआ, इस पर कुछ और नहीं लगा हुआ, नहीं, सारे के सारे एल्किल है बस। तो कौन छीनेगा भाई? कौन छीनेगा? वो तो छीनने नहीं जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है उसे जरूरत क्या है? तो जिसके पास नहीं है वो छीनेगा, और वो कौन है? पॉजिटिव। हो गया कंसेप्ट क्लियर भाई? हाइड्रोजन को निकालने के लिए मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसके साथ C जुड़ा हुआ है। ठीक,
ये हाइड्रोजन कब जाएगा, कब जाएगा, ये केवल तभी जाएगा अगर ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन छीन ले। जैसे ही ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन छीने, उसने 3 लोन पेयर एक्वायर कर लिए, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव निकल के चला जाएगा, सिंपल सी बात। लेकिन अगर ऑक्सीजन पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर कार्बन के पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन अपनी ओर से दे रखे, तो क्या जाने देगा ये हाइड्रोजन को? नहीं जाने देगा, उसको क्या जरूरत है भाई, अब क्यों छीनेगा उसके, नहीं देगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है सल्फर सिर्फ जो पॉजिटिव वाला है वही आंसर है ए। तो जो ए है CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव इज द ब्रॉन्स्टेड एसिड। इतनी बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर करके दिखाओ, कैसे हाइड्रोजन कैसे निकल जाएगा, इसके पास तो है ही नहीं कहीं, सी के पास तो पॉजिटिव है, हाइड्रोजन तो कहीं नहीं है, लेकिन मिथाइल ग्रुप देखो ना कितने हैं। तो इसको समझाते हैं। इसका देखो डायग्राम, सी पॉजिटिव है, तीनों साइड इस पे CH3 लगे हुए हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉ का मतलब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन निकालना है ऐसे। तो क्या मैं किसी एक कंपाउंड का हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकता हूँ, मिथाइल ग्रुप में से, ऊपर वाले को दिखा दिया मैंने। अब हमें पता है अगर ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ठीक है, तो ये H+ को लॉस करेगा। तो एक कोई जो आएगा, मान लो OH नेगेटिव आया, तो वो गेन करेगा नहीं करेगा? तो ये जो OH नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन को लेने जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर आएंगे, CH के। आ सकते हैं? एक बार सोचो कि क्या बना, अब बना ये CH2 के ऊपर लॉन पेयर आ गए, H पॉजिटिव इसमें से निकल गया, जो कि किसके साथ जाएगा, OH नेगेटिव के, ओके, इसके साथ जाएगा। खैर ये बन गया। अब हमारे पास एक स्पेसिस बन गई ये वाली, इसमें CH3 एक एज इट इज है और एक CH2 के ऊपर लॉन पेयर है और C पर प्लस चार्ज है, नीचे वाला CH3 एज इट इज। तो अब बताओ, देखो ये पॉजिटिव था, इसी को इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, इसी ने छिनवाए थे हाइड्रोजन से, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है फिर कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, CH2 और C के बीच आएंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से है और उसने अपना पॉजिटिव के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन उससे भी ले लिए, दैट इज डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ होती है, ओके। तो ये कंसेप्ट है, रिएक्शन तो मतलब ये है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया। हाइड्रोजन केवल तभी निकलता है जब उसके इलेक्ट्रॉन कोई खींच ले, और इलेक्ट्रॉन खींचने की कंडीशन एक ही होती है, अगर कोई पॉजिटिव है तब, या फिर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो। डोनेटिंग वालों में कोई केस नहीं बनेगा। सिंपल सी बात थी, हो गया काम खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अ लाइट वेव ट्रेवल विद द वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द वेवलेंथ लैम्डा इन अ मीडियम। इट देन एंटर्स अ डेंसर मीडियम, व्हाट हैपेंस। एक लाइट एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी v है, वेलोसिटी कितनी है v, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, भाई ये सिंबल होता है न्यू का, ओके, और जो इसके वेवलेंथ है वो लैम्डा है, ठीक है। तो ये कहते हैं देन एंटर्स अ डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर कर रही है, क्योंकि उसने कहा ना एंटर इनटू द डेंसर मीडियम, तो जाहिर सी बात है रेयर से आ रही थी डेंसर में जा रही है। तब इसमें से क्या क्या चीज़ हो जाएगी, इन्होंने कहा v डिक्रीज, जो v है वेलोसिटी है वो घटेगी, न्यू अनचेंज, ये न्यू है भाई दूसरा वाला, न्यू मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो बदलेगी नहीं, एंड द लैम्डा डिक्रीज, और जो लैम्डा होता है वो घट जाएगा। तो v घटेगा, न्यू अपरिवर्तित और लैम्डा घटेगा। सेकेंड है v तथा लैम्डा अपरिवर्तित तथा लैम्डा घटेगा, फिर v घटेगा, लैम्डा तथा न्यू अपरिवर्तित और ये सभी अपरिवर्तित। तो इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि किसी भी एक मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जाने में, देखो एक बात हो, इन्होंने ना एक चीज़ नहीं लिखी, इन्होंने कहा कि डेंसर मीडियम में जा रही है, तब क्या होगा, ठीक है। तो डिक्रीज इंक्रीज की वजह बस चेंजेस भी लिखते तो भी चल जाता। हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर डेंसर टू रेयर जा रही है ना, तब भी चीज़ें चेंज वही होंगी जो यहाँ हो रही है, और जो सेम है वो सेम ही रहेगी, बस जो घटती है वो बढ़ जाएगी, ओके। तो v डिक्रीज हो रही है, v घट रही है, क्यों, जब भी हम एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। मान लो एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और उस पर आप एक गन से बुलेट फायर कर दें, ठीक है, एक गन से आपने एक बुलेट फायर कर दी छोटी सी, ठीक, जितनी तेज वेलोसिटी से जाके टकराएगी, अगर बहुत तेज ही वेलोसिटी से निकली तो सीधी जाएगी, अगर वेलोसिटी कम हुई तो ये मुड़ जाएगी अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली किस लिए हुई है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई, यहाँ v1 थी यहाँ v2 हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तभी तो अपने रास्ते से नीचे गिर गई, नहीं तो सीधी जाती अगर वेलोसिटी तेज होती तो, बस यही तो चीज़ है। तो वेलोसिटी जो है वो घट जाएगी, सबसे पहली बात तो है एक रेयर से डेंसर में जाते हुए वेलोसिटी घट जाएगी। सेकंड जो फ्रीक्वेंसी है वो अपरिवर्तित रहेगी, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगी। थर्ड है जो लैम्डा है वो घटेगा, बिल्कुल लैम्डा घट जाएगा क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाएगी, ओके।
वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब एक और बात, ये जो कंसेप्ट हमारा आया है मैं आपको बता दूं, एक तो ये आया है इससे, वेव नेचर से। किससे आया है? वेव नेचर से। और उसमें नहीं आपको बहुत कम आएगा, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है नहीं, तो इसको याद रखना, ठीक है।